सगळ्या गोवंकरांक माये मोगाच्या युवकात आठ तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए। और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने 8 तारीख रात को 8 बजे देश के सामने काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, देश जो लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान का ईमानदार इंसान जो लड़ाई लड़ रहा है, उस दिशा में एक अहम कदम उठाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। वे अपनी नाप पट्टी लेकर के ही किसी को नापते रहते हैं और उसमें फिट नहीं होता है तो देखते हैं यार कुछ गड़बड़ है। अगर इस देश के अर्थशास्त्रियों ने, इस देश के पल्सिस को समझ करके एनालिसिस करने वालों ने, ये पुरानी सरकारें, पुराने नेता, उनको नाप के तोलने के जो तराजू है, मेरे आने के बाद अगर बदल दिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। उनको समझ आना चाहिए था कि ऐसी सरकार देश ने चुनी है जिसके पास से देश की अपेक्षा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 2014 में आपने वोट दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे बताइए, आपने एक काम करने के लिए मुझे कहा था कि नहीं कहा था? काले धन के खिलाफ काम करने के लिए आपने मुझे कहा था कि नहीं कहा था? आपने मुझे कहा था तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, आपने जब मुझे ये करने के लिए कहा था तो आपको भी पता था ना भाई ये काम करूंगा तो थोड़ी तकलीफ होगी? पता था कि नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि बस आपको ऐसे ही मुंह में पतास आ जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना? सबको मालूम था। ये सरकार बनने के तुरंत बाद हमने एक सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, SIT। दुनिया में कहां कहां ये कारोबार चल रहा है, इस पर ये टीम काम कर रही है और हर 6 महीने वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। ये काम पहले वाली सरकारें टालती रही थी, हमने किया था। अपने यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। जब मेरी पहली कैबिनेट में पहले ही दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्णय करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं जी। मैंने छुपाया था क्या? कुछ नहीं छुपाया मैंने।
हर बार मैंने ये बात कही है और आज मैं आपको इसका ब्यौरा दे रहा हूं। देश मुझे सुन रहा है। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है, मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है। खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। भाइयों बहनों, दूसरा जरूरी काम था, दुनिया के देशों के साथ पिछले 50-60 साल में ऐसे एग्रीमेंट हुए थे कि जिसके कारण हम ऐसे बंध गए थे कि हम कोई जानकारियां ही नहीं पा रहे थे। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि दुनिया के देशों से पुराने जो एग्रीमेंट है उसमें बदलाव करें, कुछ देशों के साथ नया एग्रीमेंट करें। अमेरिका जैसे देशों को मैं समझाने में सफल हुआ कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए और आपकी बैंकों में किसी हिंदुस्तानी का पैसा है, आता है या जाता है, हमें तुरंत पता चलना चाहिए। यह काम मैंने दुनिया के कई देशों के साथ किया है, कुछ देशों के साथ अभी भी चल रहा है, लेकिन विश्व में कहीं पर भी भारत की चोरी लूट का पैसा गया है तो उसकी तुरंत जानकारी मिले, इसका प्रबंध पुरजोश तरीके से हमने किया है। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। हमने देखा है, घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, बीवी का जन्मदिन हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी सोना खरीदते हैं, और ज्वेलर भी कोई बात नहीं, ले जाइए साहब, थैला भर करके ले आइए, ले जाइए। न बिल देना, न लेना, न कोई हिसाब रखना, कुछ नहीं साहब। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सब कैश चलता था कि नहीं चलता था? ये कोई गरीब लोग करते थे क्या? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। इसका भी विरोध हुआ था। आप हैरान होंगे, आधे से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर, आधे से ज्यादा मुझे यह कहने के लिए आए थे कि मोदी जी ये नियम मत लगाओ, और कुछ लोगों ने तो लिखित में मुझे चिट्ठी लिखने की हिम्मत की है। जिस दिन मैं उसको पब्लिक में करूंगा, शायद पता नहीं वो अपने इलाके में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जवाहरात खरीदते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि भाई आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर है वो लिखवा दीजिए,
पता तो चले कौन लेता है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। भाइयों बहनों, हमने एक और काम किया, पहले की सरकारों ने भी किया था। ये जो ज्वेलर्स है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहां सोना वगैरह की बात करा, उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। पहले सरकार ने लगाने की कोशिश की, बहुत कम लगाई थी, लेकिन सारे ज्वेलरों की संख्या बहुत कम है। एक गांव में एक आध दो ही होते हैं, बड़े शहर में 50-100 होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बड़ी गजब है साहब। अच्छे अच्छे एमपी उनके जेब में होते हैं। और ज्वेलरी पर जब एक्साइज लगाई तो मेरे पर इतना दबाव आया, एमपीओ का दबाव, डेलीगेशन, हमारे परिचित, साहब ये तो सब इनकम टैक्स वाले लूट लेंगे, ये तबाह कर देंगे, ऐसे ऐसे बताते थे। मैं भी डर गया कि यार मैं ये करूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करो भाई, 2 कमेटी बनाते हैं, वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से उनको भरोसा था, ऐसे एक्सपर्ट कमेटी बनाई। पहले वाली सरकारों को ये प्रयास वापस लेना पड़ा था। साहब मैं ईमानदारी से देश चलाना चाहता हूं, मैंने वापस नहीं लिया। मैंने ज्वेलरों को विश्वास दिलाया, कोई आपसे ज्यादती नहीं करेगा, और अगर कोई इनकम टैक्स वाला ज्यादती करता है, आपने मोबाइल फोन से उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। ये कदम हमने उठाया था। जिनको पता हो, ये सारा देख करके समझ नहीं आता था क्या मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हमने दूसरी तरफ ये भी जोर लगाया, अच्छा कुछ लोग होते हैं मजबूरन कुछ गलत करना पड़ा हो। सब लोग बेईमान नहीं होते जी, सब लोग चोर भी नहीं होते कि मजबूरन कुछ करना पड़ा होता है। वे अगर उनको मौका मिले तो सही रास्ते पर आने को तैयार होते हैं, और ये संख्या बहुत बड़ी होती है। हमने लोगों के सामने स्कीम रखी कि अगर आपके पास ऐसे बेईमानी के पैसे पड़े हैं, गलत पैसे पड़े हैं, तो आप इस कानून के तहत जमा करा दीजिए, इतना दंड भर दीजिए। उसमें भी मैंने कोई माफी नहीं दी। लेकिन व्यापारी लोग चीजों को समझने में बड़े होशियार होते हैं। उनको समझ में आ गया कि ये मोदी है, कुछ गड़बड़ करेगा। आपको जान करके खुशी होगी, आजादी के 70 साल में ऐसी योजनाएं कई बार आई। पहली बार 67,000 करोड़ रुपीज
लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए साहब। और 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1.25 करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था, वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है भाइयों। 1.25 करोड़ का हिसाब आया है। ये 2 साल में किए हुए काम का मैं हिसाब आज गोवा की धरती से पूरे देश को दे रहा हूं मेरे भाई बहन। उसके बाद हमें मालूम था मुझे क्या करना है। हमने जनधन अकाउंट खोले। जब मैं ये स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसे मजाक हुई थी, पार्लियामेंट में भाषण कैसे हुआ था आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता नहीं। उसके बाद हमने प्रारंभ में आकर के एक काम लिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा गरीब से गरीब का बैंक अकाउंट खोलना। उस समय लोगों को समझ नहीं आया कि मोदी बैंक अकाउंट खोला कौन रहा है। अब लोगों को समझ आएगा कि इस बैंक अकाउंट का क्या फायदा होने वाला है। करीब करीब 20 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले। और हिंदुस्तान में अमीर लोगों के जेब में, बटवे में भांति भांति बैंक को क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं। गरीब तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था ऐसा भी कोई कार्ड होता है, कार्ड से मिल जाता है कुछ, पता नहीं था उसको। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए बहन के खाते खोले ऐसा नहीं, इस देश के 20 करोड़ लोगों को हमने रुपए कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है। और यह आज से 1 साल पहले किया हुआ है। उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं, वो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसमें उपलब्ध है भाई। लेकिन लोगों को लगा नहीं, जैसे हर पॉलिटिकल काम होता है वैसे ही पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे 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 देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा था। मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था। अब भाइयों बहनों, मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। मैंने तो उनको कहा था कि 0 अमाउंट से आप खाता खोल सकते हैं। एक बार आपका बैंक में पैर आना चाहिए बस। ये आर्थिक व्यवस्था में कहीं आप भी होने चाहिए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए दोस्तों। ये आज जो अमीर लोग रात को सो नहीं पाते हैं ना, गरीबों की अमीरी देखिए दोस्तों। मैंने तो कहा था कि 0 रकम से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मेरे देश के गरीबों ने बैंकों में जनधन अकाउंट में 45,000 करोड़ रुपया जमा करवाया दोस्तों। 45,000 करोड़ रुपया। यह देश के सामान्य मानवी की ताकत को हम पहचाने। 20 करोड़ परिवारों को रुपए कार्ड दिया। फिर भी कुछ लोग मानते ही नहीं थे। उनको लगता था यार कोई राजनीतिक गोटी बिठा देंगे तो हो जाएगा मामला। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया। मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता हूं। दस महीने से काम पे लगा रहा। एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और
8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया दोस्तों। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के लगे हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। मैं आज सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। एक साल में, मेरे शब्द लिखिए, एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले 1 हफ्ते से कर रहा है जी, उससे ज्यादा काम कर रहा है। मुझे खुशी हुई, मैंने सोशल मीडिया में देखा, रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी, किसी की उम्र 70 साल, किसी की 75 साल, वो बैंक में गए, उन्होंने कहा साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन इस पवित्र काम में हमें आता है, अगर आप हमें बिठा करके काम में लगाना चाहते हैं तो हम हमारी सेवा देने के लिए तैयार हैं। मैं उन रिटायर्ड बैंक के कर्मचारियों का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए अपनी पुरानी ब्रांच में जाकर के मदद करने के लिए गुहार लगाई है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं उन नौजवानों का अभिनंदन करता हूं जो कतार के बाहर धूप में खड़े रह करके अपने खर्चे से लोगों को पानी पिला रहे हैं, सीनियर सिटीजन के बिठाने के लिए कुर्सियां लेकर के दौड़ रहे हैं। चारों तरफ देश की युवा पीढ़ी खास करके इस समय इस काम को सफल करने के लिए काम में लगी है। इस काम की सफलता का कारण 8 तारीख के 8 बजे मोदी का निर्णय नहीं है। इस काम की सफलता का कारण 125 करोड़ देशवासी, जिसमें कुछ लाख छोड़ दो, ये जी जान से लगे हैं, इसलिए ये योजना सफल होना सुनिश्चित है। भाइयों बहनों, मैं दूसरी बात बताना चाहता, मुझे बताइए, हमारे देश में मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट, सभी पॉलिटिकल पार्टियां मतदाता सूची बनाने में काम करती है कि नहीं करती है? सरकार की सभी लोग काम करते हैं कि नहीं करते? सारे टीचर्स करते हैं कि नहीं करते? उसके बावजूद भी जिस दिन पोलिंग होता है, शिकायत आती है कि नहीं आती है? मेरा नाम निकल गया, हमारी सोसाइटी का नाम निकल गया, मुझे वोट नहीं देने देते। मुसीबत आती है कि नहीं आती है? इतना सारा ओपन होने के बाद भी तकलीफ आती है कि नहीं आती है? भाइयों बहनों, हमारे देश में चुनाव होता है। चुनाव में तो क्या करना होता है? जाना, बटन दबाना, वापिस आना, इतना ही करना है ना। तो भी इस देश में करीब करीब 3 महीने 90 दिन तक चुनाव का काम चलता है, 90 दिन तक। और उसमें सारा पुलिस तंत्र, सीआरपीएफ, एसआरपी, बीएसएफ, गवर्नमेंट का हर मुलाजिम, पॉलिटिकल पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, सब लोग 90 दिन तक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमारे जितने बड़े देश का चुनाव संपन्न होता है।
90 दिन लग जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे देशवासी, दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत की ये बीमारी देश को तबाह कर रही है। 800 मिलियन, 65%, 35 से कम उम्र वाले नौजवान, उनका भविष्य दांव पर लगा है। उसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं मेरे दोस्त। मेरे किसी को तकलीफ होती है, पीड़ा मुझे भी होती है। ये मुद्दा मेरे अहंकार का नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने बुराइयों को निकट से देखा है। देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। 50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए, और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे प्यारे भाई, ना छोटा मोटा मच्छर भी नहीं। मुझे विश्वास है, मैंने लड़ाई ईमानदार लोगों के भरोसे शुरू की है, और ईमानदार लोगों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोगों का डूब रहा है। मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोटे बहाने आ रहे हैं। वो गरीब विधवा मां मोदी को आशीर्वाद देती है कि बेटा, कभी बेटा या बहू देखते नहीं थे, कल आए थे 2.5 लाख बैंक में जमा कराने के लिए। उन गरीब विधवा माओं के आशीर्वाद देश की सफलता के यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी।
125 करोड़ देशवासियों का प्यार न होता, विश्वास न होता, सरकारें तो आती और चली जाती। मेरे भाइयों बहनों, ये देश अजरा अमर है, ये देश का भविष्य उज्जवल है। इस उज्जवल भविष्य के लिए कष्ट झेलना, कुछ मैं कभी कभी हैरान हूं। अभी कल मुझे एक पत्रकार बंधु से बात, मैंने आप तो मुझे दिन रात कहते हो मोदी जी बस युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। मैंने कहा फिर तकलीफ होगी तो क्या करोगे? बिजलियां बंद हो जाएगी, चीजें आना बंद हो जाएगी, रेलवे कैंसिल हो जाएगी, रेलवे में फौज के लोग जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, तब क्या करोगे? अच्छा, बोले ऐसा होता है। कहना बड़ा सरल होता है भाई, उपदेश देना बड़ा सरल होता है। जब निर्णय करते हैं तब उसके साथ चलना सामान्य मानवी की कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं देशवासियों को एक और कहना चाहता हूं, इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है। क्या तुझ कुछ दान में काला है? हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है नहीं नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए अफवाहें फैलाते हैं। एक दिन अफवाह फैलाई थी नमक महंगा हो गया। अब बताइए भाई, 500 की नोट और 1000 की नोट, कोई है जो 1000 की नोट लेके नमक लेने जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको मालूम है कि उनका लूट रहा है। 70 साल से जमा किया हुआ, महंगे से महंगे ताले लगाए थे। कोई पस्ती लेने वाला नहीं है, पस्ती लेने वाला नहीं है। भिखारी भी मना करता है, ये साहब 1000 का नोट नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ईमानदार को कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग अपनी नोट कहते हैं, मुझे सच मालूम नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है, कहते 450 में बेच रहा है, कोई 500 की नोट, कोई 300 में दे रहा है। मैं देशवासियों कहता हूं, आपका 500 रुपये में से एक नया पैसा कर्म करने की ताकत किसी की नहीं है। आपका 500 रुपया मतलब 499 एंड 100 पैसा पक्का। ऐसा किसी कारोबार में आप लिप्त मत होइए। कुछ बेईमान लोग अपने लोगों को कह देते जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, 2-2 हजार का करवा लो यार, मेरा थोड़ा बहुत बच जाएगा। और दूसरा, भाइयों बहनों, मेरा सबसे आग्रह है, हो सकता है आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा, मामा, भाई, पिताजी जिनका स्वर्गवास हो, कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दे दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया।
लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।